तो हम लोग कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। उसमें हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पूरी कर ली थी और ये भी समझ लिया था कि लाइट रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सनलाइट से केमिकल एनर्जी प्राप्त हुई। केमिकल एनर्जी का नाम था एसिमिलेटरी पावर, यानी क्या? एटीपी और NADPH2 लिखा जाता है NADPH प्लस H प्लस। तो सुविधा की दृष्टि से हम लोग उसे बार बार पढ़ते हैं NADPH2। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। फिर हमने आपको बताया था कि ये जो पावर बनी थी एसिमिलेटरी पावर, इट विल यूज इन द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि अंधेरे में चलेगी। डार्क रिएक्शन का मतलब हमने ये समझा था कि इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होती, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत होती है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमने क्या किया था, एक गमले में एक पौधा लिया था, हमने उसे रोशनी दी, तब वो खाना बना रहा था। हमने रोशनी को बंद भी कर दिया, तब भी वो खाना बना रहा था। कब तक बना रहा था? जब तक कि उसमें एनर्जी अवेलेबल थी। जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो खाना बनाना बंद कर देता है, पर फिर से अगर हम उसको एनर्जी देने लगे तो फिर से खाना बनाने लगेगा। इससे ये वेरीफाई होता है कि लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? आज हम लोग इसके नोट्स बनाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चूंकि आपके नोट्स बने नहीं है तो इसलिए नोट्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है? और एक तरह से अपना रिवीजन भी हो जाएगा। आज का मोटिवेशनल कोट है क्या? जिस तरह आग की गर्मी से तपकर लोहा खंजर बनता है, देखो खंजर बहुत नुकीला होता है ना, जिस तरह आग की गर्मी से तपकर लोहा खंजर बनता है, ठीक उसी तरह लोगों के ताने सुनकर सफलता का मंजर बनता है। सही है? हम लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, आज इसके हम लोग नोट्स बनाएंगे। हम लोग लाइट रिएक्शन, पहले लाइट रिएक्शन के नोट्स बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस में कितनी रिएक्शन होती है? दो। फोटोसिंथेसिस में कितनी रिएक्शन होती है? दो। एक होती है लाइट रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था पीसीआर रिएक्शन। पीसीआर यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। एक होती है डार्क रिएक्शन, जिसको हमने बोल दिया था C3 या केल्विन साइकिल, ठीक है ना? इसको आप ये भी बोल सकते हो कार्बन रिडक्शन साइकिल, कार्बन रिडक्शन साइकिल। इसी को एनसीईआरटी ने एक और नाम दिया, कल हम लोग ने डिस्कस किया था, बायो सिंथेटिक फेज। बायो सिंथेटिक फेज, ठीक है? बायो सिंथेटिक फेज। अच्छा, हमने बताया था कि ये क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है? एक सिक्के को थैलेक्वाइड, पूरे झुंड को क्या बोलेंगे? और ये लिक्विड है, व्हाट इज दिस? ये स्ट्रोमा था। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन? यहां से वाटर आता है, वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, इधर से निकलता है ऑक्सीजन। और लाइट को रिसीविंग करने का काम कौन करता है? और लाइट कैसे आती है? फोटॉन्स के रूप में। लाइट कैसे आती है? फोटॉन्स के रूप में। लाइट कहां से आती है? सन से। राइट? और कितनी परसेंट लाइट आती है? रफली 1%, 1 to 5, लेकिन हमने मिनिमम क्या बताया? 1। ये तो हो गया इधर लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बनता क्या है? लाइट रिएक्शन में बनता था एटीपी और NADPH2, दो चीजें बनी, ठीक है? लेकिन ये यूज कहां हो जाएगी? ये CO2 के रिडक्शन के लिए यूज हो जाएगी। और CO2 के रिडक्शन के लिए कौन सी साइकिल चलती है? C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। और जब भी कभी CO2 का रिडक्शन होता है, मैं R लिख देता हूं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लाइट रिएक्शन में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन निकलती है, ये लाइट की वजह से हो रही है, ठीक है? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना? ATP प्लस NADPH2, which is roughly known as assimilatory power. This assimilatory power will be used in, कहां यूज हो जा रही है?
डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम C3 साइकिल। CO2 को किसमें बदल दिया जाएगा? CO2 को बदल दिया जाएगा C6H12A6। एक CO2 से ग्लूकोज का कितना भाग बनेगा? 6वां भाग बनेगा, क्योंकि एक CO2 में एक कार्बन है, तो यहाँ ग्लूकोज का कितना भाग बनेगा? 1/6 बताया था आपको, 1/6वां भाग बनेगा। तो देखो दो रिएक्शन हो रही है, एक को बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये रही लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये डायरेक्ट लाइट पर निर्भर करेगी और इसका प्रोडक्ट बनेगा ATP और NADPH2। ये वाली रिएक्शन लाइट पर डिपेंड नहीं कर रही है, देखो यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। और ये किस पर निर्भर कर रही है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर, ठीक है। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलेगा यानी कि एनर्जी मिलेगी प्लस हाइड्रोजन डोनर मिलेगा, तो इसी हाइड्रोजन डोनर की वजह से देखो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, वरना यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो इसीलिए कार्बन का क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि उसमें क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये देखो इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम हाइड्रोजन होता है और वो हाइड्रोजन दे कौन रहा है? NADPH2। एनर्जी कौन दे रहा है? ATP। ऐसा नहीं कि NADPH2 एनर्जी नहीं दे रहा है, ये भी एनर्जी देता है, लेकिन ATP डायरेक्ट एनर्जी है, ये इनडायरेक्ट एनर्जी है, राइट। ये दोनों चीजें यूज हो गई। अच्छा, जब दोनों चीजें यूज हो जाएंगी तो इधर से ATP किस में बदल जाएगा? ADP में, यहां चला जाएगा वापस, ताकि दोबारा चार्ज होके आ सके। बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो दोबारा सूरज की रोशनी से चार्ज हो जाएगी, ये भी डिस्चार्ज हो गया, बताओ इसका नाम? NADP+। ये भी डिस्चार्ज हो गया, फिर से रिचार्ज होके वापस आ जाएगा। ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो क्या समझे आपने? देखा क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान दो प्रोसेस चलती है। द फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन कहां हो रही है? व्हाट इज दिस? ये क्या था? लाइट रिएक्शन कहां होती है? ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन इन ग्रेना, डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन में वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाएगा और लाइट रिएक्शन में लाइट की जरूरत पड़ती है, और लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है? ATP और NADPH2। जबकि डार्क रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस कराने के लिए यही पावर यूज हो जाती है, और जब ये पावर यूज हो जाएगी तो फिर से ये चीजें बनेंगी ADP और NADP। फिर से लाइट आएगी, फिर से ये चार्ज हो जाएंगी, फिर से यूज होंगी, फिर से डिस्चार्ज होंगी। तो चार्ज होंगी, डिस्चार्ज होंगी, चार्ज होंगी, डिस्चार्ज होंगी, ऐसा क्रम बार बार चलता रहेगा और हमारा खाना बनता रहेगा। जब तक लाइट आएगी तब तक खाना बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट डाउन। यहीं पे एक बात लिख लेंगे हमारे मतलब की, क्या हमारे मतलब की बात है? ये देखो, लाइट की प्रेजेंस में ATP का निर्माण हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में ATP का निर्माण हो रहा है। और कल भी बताया था जब केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ाई थी कि लाइट की प्रेजेंस में ATP बनने को बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? फोटो फास्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना फोटो फास्फोराइलेशन। आज के बाद बोलेंगे PPR शॉर्ट में कहलाता है, ठीक है ना। लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना फोटोफास्फोराइलेशन कहलाता है। लाइट की प्रेजेंस में ATP का बनना फोटोफास्फोराइलेशन कहलाता है। अब मुझे आप ये बताओगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लेकिन ये प्रक्रिया यहां चल रही है क्लोरोप्लास्ट में, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां चलेगा? पावर हाउस में। पावर हाउस का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा अब देखो,
लाइट रिएक्शन, LR लिख रहा हूं, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है जिसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है जिसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, अभी बताएगा ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन, PPR। और इसके लिए एक साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके लिए एक सिस्टम काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। क्या बोलते हैं? ETS। और इसी ETS को हमने एक्सप्लेन किया था, याद करो, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी द्वारा, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी द्वारा एटीपी बनने को एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, जो हाइड्रोजन ग्रेडियंट के कारण हुआ था। हाइड्रोजन ग्रेडियंट को क्या, प्रोटॉन ग्रेडियंट ना, हाइड्रोजन ग्रेडियंट को क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण होता है। याद आया? क्लियर है? देखो, फोटोफॉस्फोराइलेशन ना दो प्रकार का होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन दो प्रकार का होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन किस सिस्टम में होता है? ETS। क्या बोला? फोटोफॉस्फोराइलेशन किस सिस्टम द्वारा होता है? ETS। एटीपी किस सिस्टम के दौरान बनता है? ETS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस सिस्टम में एटीपी बनने की प्रक्रिया को हमने एक थ्योरी के नाम से जाना था। इस थ्योरी का नाम था केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, जो किस पर आधारित थी? न्यूट्रॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। राइट, ये बात क्लियर है यहां तक? अब फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन में दो प्रकार का होता है। लाइट रिएक्शन में दो प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, यानी दो प्रकार का ETS होता है। एक में इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और एक में इलेक्ट्रॉन जहां से निकला था वहां वापस नहीं आएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, PPR इज 2 टाइप्स। PPR यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद करो, इसी को हम लोग ने कौन सी स्कीम बोला था? जेड स्कीम। याद आया? अच्छा, दूसरा कौन सा होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। अच्छा, मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको। मैंने कहा था इसमें क्या बनेगा? NADPH2। याद आया? बार बार बोल रहा हूं कि NADPH2 बराबर NADPH प्लस H प्लस आयन। अच्छा, ON का मतलब क्या? O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब निकलेगा। और मुझे अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है कि वाटर की स्प्लिटिंग से ही, वाटर की स्प्लिटिंग से ही ऑक्सीजन निकलता है। बोलो, वाटर की स्प्लिटिंग से ही। देखो, जब इसको रोशनी मिली, ऐसे बना दिया, ऊर्जा, ऊर्जा ऐसे बनाते ना, वाटर की स्प्लिटिंग से ही ऑक्सीजन निकलेगी, यानी वाटर की स्प्लिटिंग भी हो रही है। और कहीं भी फास्फोराइलेशन वर्ड लिखा हो तो एटीपी तो बनेगा ही बनेगा। यहां पे देखो, यहां पे केवल फास्फोराइलेशन वर्ड लिखा है, तो क्या बनेगा? ओनली एटीपी फॉर्मेशन। वहां पे ना NADPH बनेगा और ना ही वाटर टूटेगा और ना ही ऑक्सीजन निकलेगा। इज दैट क्लियर? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कितने प्रकार का होता है? दो। लाइट रिएक्शन में कितने स्टेप पढ़ने पड़ेंगे? दो। एक नॉन साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोराइलेशन या ETS, और एक साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोराइलेशन या ETS। तो इतनी बातें क्लियर हो गई अपने को। अब सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑब्वियस सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस नहीं आएगा।
इसलिए नाम पड़ा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना। ये होता कहाँ है, सवाल ये उठता है ये कहाँ होता है, तो जवाब ये है कि ये यहाँ होता है। ये क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रेना, दो ग्रेना को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर का नाम स्ट्रोमा लैमेली। तो ये यहाँ होता है, ध्यान देने की बात है। इसका साइट ये होता है, इसका साइट ये होता है। कहाँ होता है, टेक्स प्लेस इन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रेना लैमेली, ग्रेना लैमेली की स्ट्रोमा लैमेली, ग्रेना लैमेली, इस पूरे को बोलते हैं ग्रेना लैमेली। तो यहां होता है, ठीक है ना। और ये रहा स्ट्रोमा लैमेली, यहां नहीं होता। क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ PS1 भी है, क्योंकि यहाँ PS2 भी है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, याद आया, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इसमें टूटता है, वो वाटर टूटता है कि नहीं टूटता है, तो ऑक्सीजन निकलती कि नहीं निकलती, तो उसको बोलते हैं OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ये भी अवेलेबल है, तो OEC भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो ऑक्सीजन निकालेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक एंजाइम भी प्रेजेंट है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, बोलो सही है, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट है, इसीलिए तो NADPH भी बनेगा, ऑक्सीजन भी टूटेगा, और PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना। कहां पे हो रही है रिएक्शन, ग्रेना लैमेली की स्ट्रोमा लैमेली, ग्रेना लैमेली, क्योंकि वहां सब कुछ अवेलेबल है। PS1 चाहिए वो भी अवेलेबल है, PS2 चाहिए वो भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स चाहिए वो भी अवेलेबल है, उसके अलावा NADPH रिडक्टेज एंजाइम भी चाहिए वो भी अवेलेबल है, सब कुछ तो अवेलेबल है वहां पे। तो ये बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पे होता है। समझ में आई बात। अब सवाल ये होता है इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं, देखो क्यों बोलते हैं, ध्यान देने की बात है। नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने इनिशियल प्लेस पर इसी कारण इसे नॉन साइक्लिक PPR कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहां वापस नहीं आ पाएगा। सवाल यह होता है इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन PS2 से निकलेगा लेकिन वहां पे वापस नहीं आएगा, लेकिन वहां पे वापस नहीं आएगा। तो सवाल है कहां जाएगा, तो चला जाएगा पड़ोसी के घर, पड़ोसी का नाम PS1, और आगे का पाथवे बता दे। PS1 से कहां चला जाएगा, ये बैठा हुआ है, कौन बैठा है लेने को, NADP प्लस, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन ले लेगा जो वाटर से निकले थे, याद आया, जो वाटर से निकले थे हाइड्रोजन, इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किसमें बदल जाएगा, NADPH2 में। समझ आई बात। और इसी के लिए ये एंजाइम चाहिए, व्हाट दिस एंजाइम इज NADP रिडक्टेज एंजाइम। बिल्कुल क्लियर है। 2 का इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस नहीं आ पा रहा है, इसलिए वो किसके घर चला गया, वो PS1 के घर चला गया, और PS1 के इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसके पास चले गए, NADP प्लस के पास, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर से हाइड्रोजन ले लिया जो कि पानी के टूटने से बने थे। फाइनली क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया NADPH2। तो ये मैंने नट सेल में बता दिया, संक्षेप में बता दिया, अभी डिटेल में चलते हैं। अब नॉन साइक्लिक की डिटेल चलते हैं कि ये जो अभी मैंने प्रोसेस बताई, ये इतनी सी प्रोसेस नहीं होती, पूरी डिटेल में प्रोसेस, और इससे ही क्वेश्चन आते हैं कैसे, आइए देखते हैं। ये रहा एंटीना, किसका एंटीना है, ये PS2 का एंटीना, का दूसरा नाम LHC।
और ये रहा उसका रिएक्शन सेंटर, याद है क्या होगा इसका नाम, क्या, P680। याद आ रहा है ये, मैं लिख देता हूं एक बार, रिकॉल कर रहा हूं। रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल का बना था। ये बताओ, ये LHC है, LHC का दूसरा नाम एंटीना। ये बना होता है मेन पिगमेंट का और ये सेकेंडरी पिगमेंट का बना होता है। इसका काम होता है लाइट को रिसीव करना, इसका काम होता है लाइट रिसीव करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं ये उसको एक्साइट कर देगा, ये एक्साइट कर देगा इलेक्ट्रॉन और इसको दे देगा, तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा, राइट। तो आइए लाइट देते हैं। लाइट कौन रिसीव कर, लाइट कौन पकड़ता है, रिएक्शन सेंटर की एंटीना? एंटीना लाइट पकड़ रहे हैं। और ये PS2 का है कि PS1 का? PS2 का है, तभी तो 680 लिखा हुआ है। ठीक है, लाइट आई, लाइट को पकड़ा। लाइट किस रूप में आती है? फोटॉन्स। लाइट कहां से आती है? सन से। लेकिन ये लाइट कितने नैनोमीटर से कम की है? 680 या उससे कम नैनोमीटर की लाइट है, बोलो सही है? 680 या उससे कम नैनोमीटर की लाइट है। क्लियर? चलो इतनी बात क्लियर है। जब लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित हो जाएंगे ना, एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का सबसे पहला काम क्या है? इलेक्ट्रॉनों का एक्साइट हो जाना, लाइट को पकड़ते ही इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित हो जाना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, अपनी ऑर्बिट को छोड़ के चले जाएंगे ना, बताया था आपको। यहां देखो एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है। मान लो इस ऑर्बिट में बैठा हुआ है और इधर से फोटोन आया। अब इधर से जब फोटोन आएगा तो ये क्या करेगा, इस ऑर्बिट को छोड़ के ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चला जाएगा, बोलो। यानी कि अभी किस अवस्था में आ गया? ग्राउंड स्टेज से किस अवस्था में आ गया? एक्साइटेड स्टेज में आ गया, राइट। ग्राउंड अवस्था से एक्साइटेड स्टेज में आ चुका है। फिर ये देखो यहां से यहां पहुंचा। बताओ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव कर लेता है? अच्छा, अब रिएक्शन सेंटर के पास ऊर्जा ज्यादा है कि कम है? हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, अगर ऊर्जा ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा। अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका नाम क्या पड़ गया? रिएक्शन सेंटर। याद आया? रिएक्टिविटी ज्यादा है इसी कारण तो इसका नाम क्या पड़ा है? रिएक्शन सेंटर। अब बताओ, यहां पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहीं रुकेंगे कि भागेंगे? भागेंगे, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा है इसलिए स्टेबिलिटी कम। ऊर्जा ज्यादा इसलिए स्टेबिलिटी कम। इनके पास ऊर्जा ज्यादा है कि कम? ज्यादा है तो मैं क्या लिख दूं? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ रहे हैं, इनकी मुलाकात होती है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, जिसका एक नाम भी था, नाम था थियोफाइटिन। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया। अब ये जाएगा किधर? ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? ईटीएस में। और ईटीएस में दो स्पेशल प्रोटीन होती है, साइटोक्रोम B6 और F। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर का नाम क्या था? थियोफाइटिन। थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां गया था? ईटीएस। और ईटीएस में दो स्पेशल प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, साइटोक्रोम B6 और F। और ये रहा ईटीएस, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब भी कभी ईटीएस से गुजरता है तो इसकी एनर्जी निकाल ली जाती है। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे, इसकी एनर्जी निकाल के इनको दे दी जाती थी, एडीपी और प्लस आईपी। आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है ईटीएस का, कल बताया था, एटीपी सिंथेस, याद आया। और इससे यहां बन जाएगा एटीपी, तो यहां पे एटीपी बन गई जो कि एक एनर्जी है। और अब इलेक्ट्रॉन कैसे? एक्साइटेड की एग्जॉस्टेड? एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन है। और एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन
अब जाएंगे दूसरे फोटो सिस्टम में। सवाल ये है अपने घर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर एक और घटना हुई थी। यहां पर इवाल्व होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ओईसी बोलते हैं। ओईसी करता क्या है, ये वाटर को तोड़ देता है, ये दो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में टूटेगा। इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसके लिए दो मिनरल काम आएंगे, Mn++ और Cl-। यहां से निकलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पता है कहां चली जाएगी, वायुमंडल में। इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहां पे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होल पैदा हुए थे, इन इलेक्ट्रॉन होल्स को किसके इलेक्ट्रॉनों ने भर दिया, वाटर के इलेक्ट्रॉनों ने भर दिया, इसलिए यहाँ जगह खाली नहीं है। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्टेड जो हो गए हैं वो अपने घर वापस आ पाएंगे, इसीलिए इसे नॉन साइक्लिक बोलेंगे कि साइक्लिक, नॉन साइक्लिक के साइक्लिक, इसीलिए इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, लाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया, एटीपी, तो नाम पड़ा फोटोफॉस्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक क्यों बोला, क्योंकि पीएस2 के इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस नहीं आ पाए। सवाल ये होता है क्यों नहीं आ पाए, जवाब ये है कि उनके घर में किसी और के इलेक्ट्रॉन आ गए। किसके इलेक्ट्रॉन आ गए, पानी के इलेक्ट्रॉन आ गए। पानी के टूटने को क्या कहते हैं, पानी का टूटने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स काम आता है, ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, यहां पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, PS1, ये इनका LHC है। इनका भी अपना कोई ना कोई रिएक्शन सेंटर होगा। इनके रिएक्शन सेंटर को क्या बोलते हैं, तो ये रहा रिएक्शन सेंटर, ये रहा इनका LHC एंटीना। ये भी लाइट को रिसीव करेगा, किया लाइट को रिसीव। इनके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, कर दो। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फाइनली कौन ले लेगा इसको, P700। P700 के एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या होगा यहां पे, दैट इज FeS। यहां से फेरोडॉक्सिन को चला जाएगा, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये NADP+ और ये बदल जाएगा NADPH2 में। बोलो सही है, NADPH2 में। लेकिन इसको हाइड्रोजन कहां से मिले, इसको हाइड्रोजन यहां से मिले, ये वाले पानी वाले हाइड्रोजन। ये पानी वाले हाइड्रोजन को लेगा और फिर देखो इसमें बदल गया, इधर से लिया हाइड्रोजन, पानी वाले हाइड्रोजन को लिया और उधर से इलेक्ट्रॉन लिया और बदल गया किसमें, NADPH2 में। NADPH2 में बदल गया, राइट, NADPH2 में बदल गया। क्लियर है, NADPH2। तो बताओ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP+। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी कौन है, अच्छा, और ये इंग्लिश के किस लेटर से मैच कर रहा है, N से मैच कर रहा है ना, N से मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, अगर हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें पकड़ के, सोचो ऐसे घूम जाए, मान लो ऐसे घूम जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसे रोटेट कर जाए तो ये किस लेटर से मैच कर जाएगा, जेड लेटर से मैच कर जाएगा। इसीलिए नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन को और क्या कहते हैं, जेड स्कीम। और एक बात और जान लो, यहाँ जो लाइट आ रही है वहां आ रही थी 680 या उससे कम, और यहाँ कितनी आ रही है, 680 या उससे ज्यादा, 680 से ज्यादा। ये इक्वल टू का मार्क मत लगाओ, यहाँ 680 से ज्यादा आएगी, 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट आएगी, राइट, क्योंकि ये हाई एफिशिएंसी वाला है और वो लो एफिशिएंसी वाले था।
अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो इनके पास चले गए, यहाँ जगह खाली है कि नहीं खाली है? खाली है ना, बोलो। अगर यहाँ जगह खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन इनकी जगह ले लेंगे। इसीलिए बताओ PS2 के इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया? PS2 के इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया? PS1 ने। इसीलिए साइक्लिक की नॉन साइक्लिक, और लाइट की प्रेजेंस में क्या बन गई? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन सही है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ, और एक बात और है, इसको इससे कौन जोड़ता है? पीसी, प्लास्टोसाइनिन। इलेक्ट्रॉन पहले कहां आते हैं? पीसी में। पीसी यानी प्लास्टोसाइनिन, ब्लू कलर की प्रोटीन बताई थी प्लास्टोसाइनिन, ये प्लग की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? एक्ट एज प्लग, एक्ट एज प्लग बिटवीन PS2 एंड PS1। PS2 और PS1 के बीच प्लग की तरह काम कर। समझ में आ गया? ये इसलिए अलग से लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, और आपने नोट करके हेडिंग डालने को मैंने नोट करके हेडिंग डालने को बोला था, आपने लिख लिया। अब हम लोग करेंगे एक दूसरा फास्फोराइलेशन। कौन सा फास्फोराइलेशन? नॉन साइक्लिक के बाद, हाँ, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। नॉन साइक्लिक के बाद आएगा साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, ये कहां होती है? ये यहां होती है। वो ग्रेना लेवल में हुआ था कि स्ट्रोमा लेवल में? तो ये कहां होगा, सोच के बताओ। हाँ, स्ट्रोमा लेवल में। ये होता है यहाँ पे, दिस इज द प्लेस, इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। तो ये स्ट्रोमा लैमेली में होता है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं स्ट्रोमा लैमेली में होता है। नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन हुआ था ग्रीना लैमेली में, और साइक्लिक फास्फोराइलेशन होता है स्ट्रोमा लैमेली में। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली पर PS1 तो होता है, PS2 नहीं होता। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, बोलो। और NADP रिडक्टेस एंजाइम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होता। तो केवल क्या प्रेजेंट है? PS1 अकेले प्रेजेंट है, ना तो PS2 है, और जब PS2 नहीं होगा तो ऑक्सीजन निकालने वाला कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, और ना ही यहाँ पे क्या होगा, और ना तो यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन नहीं चल सकता, केवल और केवल क्या चलेगा? हाँ, तो इन तीनों की कमी से, इन तीनों के ना होने की वजह से यहाँ नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। आई मीन टू से ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो कोई पूछे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो आप बताना, क्योंकि तीन चीजें हैं नहीं, ना PS2 अवेलेबल है, और ना तो EC अवेलेबल है, और ना तो क्या अवेलेबल है, ना NADP रिडक्टेज एंजाइम अवेलेबल है। तो फिर मजबूरी है यहाँ पे साइक्लिक फास्फोराइलेशन चलाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और वो साइक्लिक फास्फोराइलेशन कैसे चलेगा? जैसे एक फ्लो चार्ट बनाया था, अभी एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। साइक्लिक फास्फोराइलेशन कैसे चलता है, डिटेल में चलते हैं। यहां पे केवल PS1 अवेलेबल है, तो ये होगा P700, समझ गए होगे। ये है LHC या एंटीना, ये है आपका रिएक्शन सेंटर, लाइट आई, यहां लाइट आ रही है मोर देन 680 नैनोमीटर की, इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइटेड,
क्या वाटर टूटेगा? नहीं, वाटर टूटने का काम किसका है? पीएस 2 का, और ये है पीएस 1। इसके पास ओईसी नहीं होता, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो ये कैसे तोड़ेगा? अब सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सौंप दिए गए किसको? रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए ना, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स अब आगे बढ़ रहे थे, तो इनको पकड़ लिया किसने? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, जिसका नाम है सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। क्या नाम है? सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। यहां से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एफटी को दे दिया जाता है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन इसे भेज देता है ईटीएस। और ईटीएस में कौन सा वो होता है प्रोटीन इन्वॉल्व? साइटोक्रोम B6 और F। फिर से लिख देते हैं ईटीएस। और जब भी कभी ईटीएस से कोई चीज गुजरती है तो ईटीएस को बोलते हैं एटीपी फैक्ट्री या एटीपी मिल। तो ये तुरंत क्या करेगी? इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा ले लेगी और इनको एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन में बदल देगी। एग्जॉस्टेड मतलब जिसके पास अब एनर्जी नहीं रह गई है, क्योंकि सारी एनर्जी दे दी गई किसको? एडीपी प्लस आईपी को। तो ये बदल गया किसमें? एटीपी। अब देखो जरा ध्यान देना, अब यहां पे रुक जाना। लाइट की प्रेजेंस में फिर से एटीपी बन गई, लाइट की प्रेजेंस में फिर से एटीपी बन गई, तो बोलेंगे फोटो फास्फोराइलेशन। लेकिन ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ता है? पीसी, प्लास्टोसाइनिन, ब्लू कलर की प्रोटीन होती है। अब ये क्या करती थी? पहले केस में क्या कर रही थी? पहले केस में जहां के इलेक्ट्रॉन थे वहां वापस नहीं ले जा रही थी। क्यों नहीं ले जा रही थी? क्योंकि वहां के जो इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन ने, वो वाटर ने भर दिए थे। लेकिन यहाँ पे तो वाटर टूटा ही नहीं, तो इनके घर खाली है कि भरे हुए हैं? खाली है ना, खाली है। तो ये इलेक्ट्रॉन, एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस आ जाएंगे। ये एग्जॉस्टेड इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस आ जाएंगे। अब बताओ, इस साइकिल के दौरान ये साइकिल कंप्लीट हो गई कि नहीं कंप्लीट हुई? कंप्लीट हुई कि नहीं कंप्लीट हुई? तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे वहीं पे इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम पड़ा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? कितना आसान है, देख लो। फिनिश। देखो इससे क्या क्या फायदा हुआ। ये कहां होती है? टेक्स प्लेस इन, फिर आएगा क्या यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? और फिर यहाँ पर क्या ऑक्सीजन निकलेगी? पहले ऑक्सीजन निकलेगी वाली बात लिख लो। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्या यहाँ NADPH2 बनेगा? क्या यहाँ ATP बनेगा? क्या यहाँ इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? तो ये सारे आंसर्स, तो आंसर क्या होगा? कहां हो रही है? स्ट्रोमा लैमेली। फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, NADPH2 नहीं बनेगा, ATP बनेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली PS1। और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आ गए, इसलिए इसे बोलेंगे साइक्लिक PPR, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, अब हमने देखा कि लाइट रिएक्शन में हमें दो चीजें मिल गई, ATP प्लस NADPH2, दोनों को मिला के बोलते हैं क्या? एसिमिलेटरी पावर। दोनों मिला के बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर। ठीक है ना? ये पावर लाइट रिएक्शन में बनती है, लाइट रिएक्शन में बनती है, पर ये डार्क रिएक्शन में यूज हो जाती है। डार्क रिएक्शन में
डार्क रिएक्शन में यूज होकर CO2 को किसमें बदल देती है? ग्लूकोज में बदल देती है। तभी तो हम कहते थे कि लाइट रिएक्शन लाइट पर निर्भर करती है, परंतु डार्क रिएक्शन लाइट पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर, दैट इज एसिमिलेटरी पावर, दैट इज एसिमिलेटरी पावर। क्लियर? तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था एटीपी और NADPH2 पावर। ये पावर लाइट रिएक्शन में बनी और ये डार्क रिएक्शन में यूज होकर CO2 को ग्लूकोज में बदल देती है। नोट करके एक लाइन, डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं चलती। इंपॉर्टेंट बात, दैट मीन्स दिन में चलती है, लाइट में चलती है, परंतु इसे चलाने के लिए डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता, इसे चलाने के लिए डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता नहीं होती। डायरेक्ट लाइट की नीड नहीं होती, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की नीड होती है। सही कह रहा हूं? प्रोडक्ट की नीड होती है। ठीक है, हम इसको अगर थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहें तो ये राशन, इधर से आई लाइट, लाइट आ रही है फोटॉन्स के रूप में, इसके बाद लाइट रिएक्शन हो गई, लाइट रिएक्शन से बन गया क्या? ATP प्लस NADPH2, और ये दोनों पावर है इसलिए इसको एनर्जी के रूप में दिखा दें। एनर्जी ऐसे दिखाई जाती है ना। और उसके बाद फिर यहां पे ये डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएगी। डार्क रिएक्शन में क्या यूज हो जाएगा? CO2 को रिड्यूस कर दिया जाएगा और क्या बना लिया जाएगा? C6H12O6, मतलब ग्लूकोज का 6वां भाग, और यही पावर यूज हो जाएगी। दिस पावर इज यूज्ड, और ये लाइट रिएक्शन में दिस पावर इज फॉर्म्ड, दिस पावर इज फॉर्म्ड। बताओ पावर बनी कब? सनलाइट से पावर बनी कब? लाइट रिएक्शन में। और यही पावर यूज कब हो गई? डार्क रिएक्शन में। क्या करने के लिए? CO2 को रिड्यूस करने के लिए। जब CO2 रिड्यूस होगा क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का कितना भाग बनेगा? एक CO2 से ग्लूकोज का 6वां भाग बनता है। जब 6 ग्लूकोज फिक्स होंगे तो एक मॉलिक्यूल, सॉरी, जब 6 CO2 फिक्स होंगे तब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। इज दैट क्लियर? यानी कितनी बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी? 6 बार चलानी पड़ेगी। ये सब बातें याद है ना आपको? नोट डाउन। एक केल्विन साइकिल से ग्लूकोज का 1/6 भाग बनता है। तो बताइए एक कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 की आवश्यकता होगी और कितनी बार केल्विन साइकिल चलेगी? 6 CO2 की आवश्यकता होगी और 6 बार केल्विन साइकिल चलेगी, तब जाकर के ग्लूकोज का एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बनेगा। इज दैट क्लियर? तो देखो पूरे लाइट रिएक्शन का हमको पूरा हर चीज पता चल गया, ईच एंड एवरीथिंग। डार्क रिएक्शन कल हम लोग पढ़ेंगे, राइट?